हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम बेसिक मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है 2022 का, उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको इसमें 70% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऑप्शन से करना मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर हम आंसर को टिक करेंगे। आपको इस कॉन्सेप्ट को, जो मैं ऑप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऑप्शन से क्वेश्चन को करेंगे, वो आपको सीखना है, जिससे कि आप पेपर में बहुत ज़्यादा समय को सेव कर पाएंगे और पेपर को 2 बार 3 बार आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे कि कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया, या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन को इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इजिली अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको बहुत अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों से मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो सेशन के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल और जितने भी टर्म वंस के चैप्टर हैं एमसीक्यू में जो आने वाले हैं, उन सब का अलग से शॉर्ट ट्रिक्स का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो सेशन को जरूर लाइक करें और कमेंट करके हमें बताना है कि आपको सेशन किस तरीके से पसंद आया, या कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स 6 to 50। नंबर उस पर दिया हुआ है, बॉक्स में कई सारे कार्ड्स हैं जिस पे नंबर दिया हुआ है 6, 7, 8, 9। इस तरीके से जो नंबर हैं वो कहाँ तक है, 50 नंबर तक इसमें कार्ड पे नंबर डले हुए हैं। तो आप जब काउंट करेंगे 6 से लेके 50 तक, तो आपको टोटल नंबर यानी कि टोटल जो कार्ड मिलेंगे, वो टोटल कार्ड कितने होंगे, वो टोटल कार्ड होंगे 45। ठीक है। ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड जो है हमने उस बॉक्स से रेंडमली निकाला है। The probability that drawn card has number which is perfect square। अब जो कार्ड आपने उस बॉक्स में से निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको परफेक्ट स्क्वायर की निकालनी है, परफेक्ट स्क्वायर की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल इवेंट कह सकते हैं, या टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स भी इसको बोल सकते हैं, है ना। आप कुछ भी इसको बोलिए, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। और यहां पे ऊपर में जो आता है वो आता है फेवरेबल आउटकम्स, जो आपको चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम पूरे प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, चाहे तो आप टोटल इवेंट समझें या टोटल आउटकम समझें, दोनों एक ही चीज है। तो आपको चाहिए, फेवरेबल में है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 से लेके 50 के बीच में। तो 6 से लेके 50 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एक तो हो गया 9, दूसरा हो गया 16, तीसरा हो गया 25, चौथा हो गया 36 और उसके बाद वाला हो गया 49। यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। फेवर कर रहा है कितने नंबर, 5 नंबर जो है इस इवेंट को फेवर कर रहा है। और टोटल जो वो है, मतलब सैंपल स्पेस है, यानी कि टोटल आउटकम्स जो है वो है 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 जा 45, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क है जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री एट द सेंटर पे, वेयर पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू आपको यूज करना है यहाँ पे 22/7। तो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। देखिए, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है ना। यहाँ पे डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। थीटा आपको गिवन है। अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ये इस तरीके से सर्कल है, जहां की इस तरीके से आपको एक सेक्टर बनाया गया है जिसका एंगल थीटा है, रेडियस आर है, और ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी सी जो है डिस्टेंस, वो इसका लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन
360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 2 और r आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पाई डी थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ मैंने d इसलिए यूज किया है क्योंकि d जो है वो रेडियस का डबल होता है। आप चाहे तो यहाँ डायमीटर से रेडियस भी निकाल के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, डायमीटर दिया हुआ है 42, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये हो गया 360 अपॉन में। सॉल्व करेंगे, ये 6 टाइम में जाएगा, ये 7 6 जा 42, और ये 6 से 6 कैंसिल, तो इसका जो आंसर होगा वो लेंथ ऑफ आर का होगा 22 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा की वैल्यू x है और यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है y, और आपसे पूछा जा रहा है टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो टेन थीटा हम जानते हैं, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। अब जब सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो सेक से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। सेक और कॉस जो है एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो सेक थीटा अगर y है तो कॉस थीटा इसका 1/y हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब वैल्यू रखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हो गई x और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/y। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/1 और ये y ऊपर जाके नीचे आएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x इंटू वाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखें, सिंपल से फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से आंसर आ गया x इंटू वाई, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैज, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो जो भी ये इक्वेशन दिया हुआ है एक बार इसको ग्राफ के ऊपर बना के देखिए। मान लीजिए ये आपका इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, कार्टेशियन सिस्टम में, ये है एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऑन द x एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कि जो एक वैल्यू है y की वो इस लाइन के ऊपर है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 इसी लाइन पे होता है। तो यहाँ पे जो है लाइन की वैल्यू, इस लाइन पे y की वैल्यू क्या हो जाती है 0। और दूसरा दिया y इज इक्वल टू -5, तो ऊपर के साइड में तो होता है प्लस पॉजिटिव और नीचे के साइड में होता है माइनस यानी कि नेगेटिव। तो ये मानते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पे मान लिया अपन ने कि यहाँ पे y इज इक्वल टू -5 है। तो देखिए इस तरीके से दूसरा लाइन बना, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है y इज इक्वल टू -5। अब आप ये दोनों लाइन को देखें, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगे। कौन सी लाइन, एक तो y इज इक्वल टू 0 और दूसरा y इज इक्वल टू -5। जब एक लाइन, ये नहीं, यहाँ पे जो दो लाइन दिए हुए हैं y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5, जब कहीं टच ही नहीं करेगा तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि इसमें नो सॉल्यूशन, यानी कि इस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से आपको हर चीजों को समझना है। मे बी क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो यहाँ पे y की जगह x दिया हुआ रहे तो भी वहां पे भी नो सॉल्यूशन होगा। रीजन क्या है कि कंडीशन वहां पे भी आप जब डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन दिया हो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो x इज इक्वल टू 4, और ये पूछा जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आप जब ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ये हो गई, x इज इक्वल टू 0 इस वाले पे होगा, क्योंकि ऑन द y एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है, और x इज इक्वल टू 4 आप 1 2 3 4 इस तरीके से बनाएंगे x इज इक्वल टू 4 की लाइन। तो देखिए ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन होगा। तो मे बी क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए तो एक्सिस को चेंज कर दे या वैल्यू को चेंज कर दे, तो आपको याद नहीं करना क्वेश्चन को कि ऐसा दिखेगा, आपको प्रैक्टिकली एक बार ड्रॉ करके देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर ऑफ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस है, फेयर ऑफ डाइस का मतलब हुआ कि जो प्रॉपर टाइप का डाइस होता है जिसमें सारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 वो सारे हैं उस पे, उसको फेंका गया है, उसको थ्रो किया गया है,
और पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप इसको देखें यहाँ पे। कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है, ये 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है और 4 के टेबल में भी है। यानी कि खुद के टेबल से और 1 के अलावा, जैसे 1 से ये डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी एक नंबर से और डिविजिबल होगा तो वैसे नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल आउटकम्स जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और वो भी कैसा, इवन कंपोजिट नंबर। तो इसका हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन जो होगा, एक तो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है इवन में, और एक 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है इवन में। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2 और टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 8 चेयर एंड 5 टेबल कॉस्ट 10,500 while 5 chair and 3 table cost 6,450. The cost of each chair will be. हम मान लीजिए यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू दिया हुआ होता है ना, यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं वो सब चेयर के आंसर है। अगर यहाँ पे टेबल भी प्राइस में जुड़ा हुआ होता तो हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से कर सकते थे कि कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जो टेबल का प्राइस है नहीं दिया हुआ है तो हमें इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमने चेयर को मान लिया, चेयर की प्राइस को मान ली x और टेबल की प्राइस को मान लेते हैं, टेबल की प्राइस को मान लेते हैं y। ठीक है, अब टोटल चेयर कितने हैं, 8 चेयर हैं, 8x, और टेबल कितने हैं, 5 टेबल हैं और एक टेबल की प्राइस है y, तो ये हो जाएगा 5y और टोटल कॉस्ट इस तरीके से आ रहा है 10,500। ये कॉस्टिंग आ गई। दूसरा इक्वेशन कह रहा है 5 चेयर, 5 चेयर का मतलब एक चेयर की प्राइस है x रुपीज, तो 5 चेयर की हो जाएगी 5x प्लस 3 टेबल, 3 टेबल यानी एक टेबल की y रुपीज है तो 3 टेबल की 3y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6,450। ये आया आपका इक्वेशन। अब हमें देखिए चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। हमें चेयर की प्राइस चाहिए, टेबल की नहीं चाहिए, और टेबल जो है वो y है, तो हम कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन के थ्रू इस y को हटा दें। तो y को हटाने के लिए आपको यहां से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24x प्लस 15y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 5 3 जा 15, 1 कैरी आया, अगले में 1 आएगा और ये 3 आएगा, है ना। और नीचे वाले में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 25x प्लस 15y इज इक्वल टू, यहाँ 0 5 5 जा 25, कैरी 2 हुआ, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर कैरी 2 बचा, 6 5 जा 30 और 2 32 आएगा। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर हो इसमें साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन और यहाँ भी माइनस का साइन, ये पूरा कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम माइनस का साइन लेते हैं तो जो पहले इसके पास प्लस का साइन था वो नेग्लिजिबल हो जाता, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। तो ये अब जो है 25 वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 24 प्लस का है और 25 माइनस का है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -x और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 750, यानी कि जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 750। यहाँ से ये कैंसिल हुआ और x की वैल्यू कितनी आ गई 750। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, यानी प्रत्येक चेयर की प्राइस कितनी है। हमने चेयर की प्राइस x मानी थी, जो x की वैल्यू कितनी आ गई है 750, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने एलिमिनेशन, अगर यहाँ पे चेयर की प्राइस दी हुई होती, टेबल की भी प्राइस दी हुई होती अगर ऑप्शन में, तो हमें ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1 गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए बहुत सारे मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से करना बताया है या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बताया है। इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करके इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, आप थीटा कुछ भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे 1 आना चाहिए, जो कि बहुत ही आपको सोचना पड़ेगा कौन सी वैल्यू लें जिससे कि इनको सॉल्व करने पर 1 आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बेसिक सा आइडेंटिटी यूज करिए, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को तो रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास भी क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको एक तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और एक साइन की पावर 4 थीटा चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा तो आ चुका, अब इसी का स्क्वायर कर देते हैं अपन एक बार, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और इधर स्क्वायर किया है तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और साइन की पावर 4 थीटा की जगह क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू जो है पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर दिया हुआ है 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 विल बी। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर में, जो भी नंबर हो न्यूमरेटर में और जो हो डिनोमिनेटर में, आप उसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के बाद, है ना, फैक्टराइज पहले आपको कर लेना, मे बी कई नंबर डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा है 2 और 5 के, वो हो सकता है न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने के बाद कैंसिल हो जाए, और अगर कैंसिल हो जाता है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n सिर्फ बचता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो एनी नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ यही बचना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होता है। ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और पूछा जाए कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो 2 और 5 में जिसका पावर मैक्सिमम होगा उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो आप ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंडीशन कैसा है, तो यहाँ सिर्फ 2 और 5 की पावर है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हुआ। अगर मान लीजिए पूछा जाता कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, ये हाईएस्ट पावर है। 2 और 5 में चेक करना है, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो कितने डेसिमल के बाद, 3 डेसिमल के बाद जो है ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम ऑफ नंबर क्या है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर दिया हुआ आपको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। देखिए यहाँ पे एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है आप ध्यान से सुने, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए और भी कई सारे नंबर अगर यहाँ पे गिवन होता, हमें एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है वो नहीं देखना, सारे नंबर आपको लेने हैं, और नंबर में जिसका पावर हाईएस्ट होगा, ध्यान से सुने आप बात को, कि हमें अगर एलसीएम निकालना हो, पेयर कितने भी दिए हो, 1 नंबर का पेयर हो, 2 नंबर का पेयर हो, 3 नंबर का पेयर हो, कितने भी पेयर हो, आपको उस पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को आपको लिखना है एलसीएम में। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, एक तो 2 है और एक 3 है, और इसके बाद इनमें से जो भी नंबर, यहाँ पे मान लीजिए 5 भी होता तो हम 5 भी लिखते। मैं एक एग्जांपल लेके आपको और समझा दूंगा कि यहाँ पे वो नंबर लिखने हैं जो
प्रेजेंट हो दोनों नंबर्स में, तो वो हमने देख लिया 2 और 3 प्रेजेंट है, तो हमने 2 और 3 लिख लिया। अब रही बात पावर की, तो पावर वो लेना है जो ऊपर और नीचे वाले में मैक्सिमम हो। तो देखें आप 2 में मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 3, और 3 में मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 3। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको और समझा देता हूं कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर होता 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, और सेकंड नंबर होता मान लीजिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और यहाँ पे नंबर हो जाता मान लीजिए 7, और फिर कहता कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको सारे नंबर लिखने। कौन कौन से नंबर है अपने पास, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, सारे नंबर लिख लिए। अब आपको देखना है इन सब में मैक्सिमम पावर 2 में किसकी है, तो 2 में 4 है, 3 में किसकी है 3 में 3 है, 5 में किसकी मैक्सिमम है 2 है और 7 में 1 है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में मैं आपको एचसीएफ अगर आया होगा तो एचसीएफ भी आपको बताऊंगा। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर है हमारे पास, पहला और दूसरा। इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 18, ठीक है। और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उन दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12960, ये दोनों आ रहा है। तो पूछा जा रहा है एलसीएम क्या होगा। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब जो वैल्यू गिवन है वो लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है 12960। एलसीएम आपको फाइंड करना है, एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 18, तो यहां से एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 12960 अपॉन 18। यहां पे ध्यान से समझे, जो भी वैल्यू यहां पे दी हुई थी हमने उसको यहां पे एज इट इज लिखा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 720 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छे रखने हैं आपको। मे बी आप 2-3 स्टेप बढ़ते हैं तो आप ऊपर में क्या क्या स्टेप किया है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये आपको हर बार चेक करना है। इससे आप एक ही बार में डायरेक्ट आंसर पे पहुंच पाएंगे। अगर मान लीजिए आप कहीं बीच में मिस्टेक किए हो और बाद में आंसर में गड़बड़ी हो तो टाइम भी वेस्ट होगा और आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि 2-3 स्टेप जैसे ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो एक बार ऊपर के स्टेप को चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ट्रायंगल पे क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आपको अच्छे से समझाता हूं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसके 2-3 कॉन्सेप्ट भी है आपको यहाँ पे, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डीई पैरेलल है बीसी के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये दोनों कौन से जो हैं वो ट्रू हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 ट्रायंगल मैं अलग अलग बना रहा हूं। मान लीजिए ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, एक जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको इस तरीके से बनाया है। ये ट्रायंगल है ए, डी और ई, और दूसरा ट्रायंगल जो बड़ा वाला बन रहा है वो ट्रायंगल है ये वाला। वो क्या है, वो ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये 2 ट्रायंगल मैंने इसमें से बना लिए। अब देखिए दोनों में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें देखा जाए कि दोनों पैरेलल है तो कौन सा ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि एंगल ए जो है वो एंगल, इसमें ये एंगल कॉमन है, और आपने ये पढ़ा था कि जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो जो सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जैसे आपने पहले वाले ट्रायंगल को ड्रॉ किया है ए डी ई, यहाँ पे फिगर में भी आपको दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, एज इट इज बनाना है आपको। ये बी और सी को इंटरचेंज नहीं करना, बहुत ही ध्यान से देखना है। अब हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि जब डीई कोई लाइन किसी ट्रायंगल के पार्ट को अगर ये पैरेलली हो रहा है, इसमें पैरेलल हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ट्रायंगल फर्स्ट वाले में ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। इसमें आप ये देखें कि एई के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, एई के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो है एसी,
ये वाला AE के साइड में कौन सी साइड है, A से C है, और इक्वल टू में DE के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, DE की करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो हो जाएगा BC। अब आप यहां सोचेंगे कि मैंने पहले AE को क्यों लिखा, आप चाहे तो AC को भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपने इस वाले साइड के लिए अगर AC को लिखा है तो फिर दूसरे साइड के लिए भी आपको BC को लेना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले मैंने ट्रायंगल फर्स्ट को माना है, इस वाले को माना है, तो इन्हीं का रेशियो मैंने ऊपर नीचे लिखा है कि AE का जो रेशियो है दूसरे वाले ट्रायंगल में AC का है, पहले वाले में जो DE का रेशियो है वही रेशियो BC का होगा। अब जो जो वैल्यू गिवन है वहां पे लिख दीजिए। तो AE की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे A है, AE की वैल्यू A है, AC की वैल्यू जब आप देखेंगे AC की वैल्यू तो ये हो जाएगा A प्लस B, और DE की वैल्यू X है और BC की वैल्यू यहाँ पे Y है। सारा वैल्यू आपको यहाँ पे एज इट इज रख देना है। तो AE की जगह पे आप रखेंगे A, AC की जगह पे रखेंगे A प्लस B, DE की जगह पे आपको रखना पड़ेगा X और BC की जगह पे रखेंगे Y। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा AY इज इक्वल टू X इंटू A प्लस B। अब जब आप X की वैल्यू को अलग करेंगे यहाँ पे या Y की वैल्यू को अलग करते हैं, मान लीजिए हम X की वैल्यू को अलग करते हैं, तो X की वैल्यू को आप यहाँ से सेपरेट करिएगा तो ये आएगा AY अपॉन A प्लस B, और अगर आप Y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा X इंटू यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए अगर आप Y को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, Y को सेपरेट करने पर आएगा X इंटू A प्लस B अपॉन A। अब आप ऑप्शन में चेक कर लें कि कौन सा इनमें से आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। Y इज इक्वल टू, कहीं पे भी ये वाला कंडीशन नहीं दिख रहा तो हम X वाला देखेंगे, X इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B आ रहा है क्या, AY अपॉन A प्लस B, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी का जो प्रॉपर्टी यूज किया है हमने दोनों ट्रायंगल को सेपरेट में इसलिए बना के बताया मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि एक ही फिगर से दो ट्रायंगल को कैसे रेशियो में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ढंग से समझिए, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, ट्रायंगल को आप अच्छे से ड्रॉ करें, जिसको जिस ट्रायंगल में जिस साइड को आपने जिस तरीके से लिखा है दूसरे में भी उसी तरीके से आप नोट करें और फिर रेशियो को ले, कभी भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, coordinate point of the point P. The coordinates of point P divides the line segment joining point A 1 3 दिया हुआ है, B है 4 6, और इसको इंटरनली जो है रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो देखिए इसका तरीका क्या है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और ये है B, जो जो कोऑर्डिनेट आपने को माना है आपने उसी को एज इट इज आपको लिखना है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ये है 1 और ये है 3। B का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे है 4 और 6, और इसके बीच में कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, जो इसको 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन को जब भी आप आगे सॉल्व करें तो यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है तो 2 को आपको A के साइड में रखना है और 1 को आपको B के साइड में रखना है। जिस तरीके से गिवन है उसी तरीके से आप लिखेंगे, उल्टा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये M1 की वैल्यू है और ये M2 की वैल्यू है, और ये आपको निकालना है। तो आप, और इंटरनली है यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में ये सारी चीजें होगी, अंदर के साइड में ये सारा चीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे को x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था M1 इंटू x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे M1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू देखिए ये है, ये आपका यहाँ पे x1 है, ये आपका यहाँ पे y1 है, ये आपका x2 है और ये यहाँ पे ये y2 है। तो हमारे को यूज करना है M1 इंटू x2, x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस M2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू भी है 1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 और 6, यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 का मतलब 9 और ये आएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट 3 है। अब आप चेक करें कि x का कोऑर्डिनेट 3 किस में आ रहा है,
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी और ऑप्शन में पहला कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ था तब अपने को y निकालने की नीड होती। यहाँ पे डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि 3 वाला एक ही ऑप्शन है तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़े थोड़े से समय आप क्वेश्चन में अप्लाई करके आप सेव कर सकते हैं। वैसे मैं y निकाल के यहाँ पे बता देता हूँ। y की जो वैल्यू होगी m1 y2, तो m1 की जगह 2 और y2 की जगह है 6 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3 अपॉन 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/3, कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 5, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। कई बच्चे इसको फैक्टराइज करके टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको आंसर यहाँ से डायरेक्ट पता चल सकता है। आप देखिए जब भी हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझें। हम उसको 2 की पावर में लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर x मान लीजिए, 3 की पावर y मान लीजिए, 5 की पावर z मान लीजिए, 7 की पावर p मान लीजिए, और प्राइम नंबर है तो 11 की पावर r मान लीजिए। ये सब पावर में होते हैं। कभी भी मैं कभी ऐसे नहीं लिख सकता 35 प्राइम नंबर है। 35 को मुझे प्राइम नंबर में लिखना होगा तो मैं 5 × 7 लिखूंगा। ये प्राइम रिप्रेजेंटेशन है, ना कि 35 प्राइम नंबर है। 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 × 7 में लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये दिया हुआ है 21 प्राइम नंबर है ही नहीं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना होता तो मैं इसको इस तरीके से लिखता 3 × 5 की पावर 2 × 3 × 7। ये अब प्राइम फैक्टराइजेशन है, जबकि ये 21 लिखा हुआ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। सिमिलरली 35 भी देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था 5 × 7, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब डी वाले को देखिए, यहाँ पे 25 है। अगर ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना था तो इसको लिखना चाहिए था 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 17, तब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में माना जाता, तो ये भी नहीं है। जबकि अगर ऑप्शन की बात करें सी की, तो ये देखिए ये 3 की पावर 2 ये भी प्राइम नंबर है, 5 की पावर 2 ये भी प्राइम नंबर है, और 17 भी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, क्या आपको फैक्टराइज करने से आप बच के डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इन द फिगर बिलो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए से डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी से डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और सी से बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सी से बी ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये थीटा दिया हुआ। अब देखिए कुछ यहाँ पे टर्म्स में आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कभी भी आप सॉल्व करते हैं, आपको 3 और 4 और 5 अगर इस तरीके से दिख जाता है तो ये एक तरीके का ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है, और ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है 12, 5 और 13। 12, 5, 13 भी एक ट्रिपलेट है, और ये भी अगर कुछ इस तरीके का है तो राइट एंगल ट्रायंगल माना जाएगा। ये जो बड़ी वाली वैल्यू दिख रही है ये आपको हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये वाला वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनियस, क्योंकि ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ट्रायंगल बन रहा हो इस तरीके से, तो जहां पे 90 बन रहा हो उसके सामने का हाइपोटेनियस होता है। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, तो B के सामने कौन सी साइड है, AC है, तो यहाँ पे AC जो है वो हाइपोटेनियस होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, और ये 90 के सामने वाली साइड है, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, डायरेक्ट देखिए करना, मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ये हो जाएगा 5। अब ये देखिए ये 12 है, ये 5 है, और ये 90 है, तो इसके सामने का हाइपोटेनियस ये कितना हो जाएगा 13। दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट पाइथागोरस वगैरह लगाने की नीड नहीं है, आप छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखें। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 13। अब आपसे क्या पूछा गया है, कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पे क्या हुआ, इस एंगल के लिए जब थीटा आप निकाल रहे हैं तो थीटा के लिए बेस जो है वो 12 है और परपेंडिकुलर जो है वो 5 है। तो क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो बेस तो हो गया 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो छोटी सी चीजों को आपको समझना है,
कई चीजों को ध्यान में रखेंगे आप तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और पाइथागोरस से सॉल्व करते तो भी हम बेस इसी कॉन्सेप्ट पे पहुंचते, बट थोड़ा सा एंगल का नॉलेज लेने के बाद आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप यहां से देखें, आपको यहीं से सारी चीजें ऑप्शन से समझ में आ जाएगी कि कौन सा आंसर हमारा होना चाहिए। रेक्टेंगल है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये वाली साइड इस वाले के इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वो ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिनको कि ऐड करने पर 12 आए और माइनस करने पर 8 आए। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए अगर x प्लस वाई है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2 है तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12। और अगर x को माइनस करेंगे यानी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 2 है, माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन ए ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। आप कहेंगे कि सर सी में भी तो सेम ही वैल्यू है, बिल्कुल सेम है, लेकिन आप चेक करें प्लस करने पे तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आप जब लेंगे 2 और y की वैल्यू 10 लेंगे तो x प्लस वाई करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा 12। लेकिन जब आप x माइनस वाई करेंगे तो 2 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन ना होके यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और फिर आप एलिमिनेशन लगाते सॉल्व करते, आंसर वही आना है। तो आपको कई सारी चीजें जो है आपको डायरेक्ट आपको आंसर से ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, तो आपको उस चीजों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, और एक कंडीशन और दिया हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो पूछा गया है कि C एंगल क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल C। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पे ये ट्रायंगल है A, यहाँ पे जो वर्टिसेस है A, B और C। यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BC, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमने लिख लिया। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को हमने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, जिसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ऊपर वाला रिजल्ट आपको यूज करना है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के। तो जहां पे AC है वहां पे आप एक जगह पे BC कर दीजिए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने बना दिया। अब देखिए आप यहाँ पे वापस फिगर को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि AB स्क्वायर का मतलब ये वाली साइड जो कि इक्वल है किसके, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि ये सिमिलर टू कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है। यानी कि फिगर ऐसा नहीं, एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए था। किस टाइप का, अगर मान लीजिए मैं ऐसा बनाता कि यहां रखता C, यहां लगता B और यहां रखता A, तो यहां से देखिए AC जो है वो BC के इक्वल है, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ रहा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस को प्रूफ कर रहा है। और उस केस में एंगल C कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि अगर कोई ऐसा कंडीशन मिलता है तो यहाँ पे जो आंसर होगा एंगल C का वो क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और ये जो रूल है, ये जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, पाइथागोरस थ्योरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 देन द अदर जीरो इज, दूसरा जीरो इसका कौन सा होगा। आपको इसको फैक्टराइज करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, इन ये सारे x की वैल्यू दी हुई है, पहला जीरो दिया हुआ है -1, दूसरा कौन सा होना चाहिए। आप यहाँ पे ऑप्शन को रखें और डायरेक्ट सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप पहली वैल्यू को रख लेते हैं, डायरेक्ट मैं करना सिखा रहा हूं,
ऑप्शन के थ्रू अगर किसी को फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो तो कैसे आंसर को निकालेगा। जैसे मान लीजिए मैंने रखा -8, तो -8 का स्क्वायर -7 इंटू फिर x की जगह -8 और -8, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 56 और ये आएगा माइनस का 8। इसको आप कैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे ये 0 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये ऑप्शन ए हमने चेक करके देखा था। बी मान लीजिए रखते हैं -7 का स्क्वायर -7 इंटू एक्स की वैल्यू फिर से -7 रखा और -8, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49 प्लस 49 और -8, ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। मान लीजिए सी ऑप्शन रख दिया x = 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -7 इंटू 1 और -8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 -7 -8, ये भी कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी रॉन्ग है। अगर डी ऑप्शन रख दें अपन तो x स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -7 इंटू 8 और -8, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 8 का स्क्वायर होगा 64 और ये होगा 56 -8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 64 -64, ये आ गया 0, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप वैल्यू को रख के चेक कर सकते हैं। फैक्टराइज करते तो भी उसका आंसर वही होता। 8 को फैक्टराइज करिएगा तो आप यहाँ पे फैक्टर लेते कौन कौन से, आपको अगर फैक्टर लेना होता तो यहाँ पे आप जो सॉल्व करते वो होता है x स्क्वायर -8x प्लस x -8 = 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -8 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पे x -8 = 0। x -8 और x प्लस 1 इसका फैक्टर हुआ। एक बार इसको 0 करेंगे तो ये आएगा x = 8, एक बार इसको 0 करेंगे तो ये आएगा x = -1। ये आपको गिवन था, ये आपका आंसर है। तो अगर मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छा समझ में आता है वो इजीली कर सकता है, तो आपको ये तरीका भी आप अपना के आंसर निकाल सकते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट है कि हमारे पास आंसर गिवन है, उस वैल्यू को रख के आप चेक कर लीजिए, मे बी आंसर बहुत जल्द आप फाइंड कर पाएंगे। आपको अंदाजा लग जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट को अगर इस चीज का आइडिया हो कि ये ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ पे भी माइनस में है, ये दोनों प्लस होके और बड़ा हो जाएगा, तो वो ये दोनों ऑप्शन को कभी रखता ही नहीं, इन दोनों को चेक करके वो तुरंत आंसर तक पहुंचता। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज, दो डाइज मतलब पेयर, दो डाइज है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑन द सेम नंबर ऑन ईच डाइज, सभी पे सेम नंबर आए। तो देखिए मान लीजिए दो डाइज हमने फेंका है, तो पहले की प्रोबेबिलिटी, पहले का जो डाइज पे जो नंबर मेनली होता है वो होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है कि दूसरे डाइज पे भी सेम नंबर हो, इसी तरीके से नंबर आए, उन सब पे भी सेम नंबर आए, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं? मे बी वो पहले पे 1 1 हो, मे बी दूसरे पे 2 2 हो, मे बी उस पे 3 3 हो, मे बी 4 4 हो। इस तरीके से जो टोटल फेवरेबल कंडीशन हुआ है वो कितना हुआ? 6। टोटल फेवरेबल कंडीशन कितना आया? 6। अब रही बात कि टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, यानी कि टोटल इवेंट की काउंटिंग कितनी होगी। तो इसके लिए आपको तरीका क्या है, आप डायरेक्ट भले कितनी बार भी थ्रो करें, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि डाइज में फेस कितने होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ डाइज कितना है, नंबर ऑफ डाइज कितना है। तो देखिए डाइज में फेस तो टोटल है 6 और नंबर ऑफ थ्रो किया गया, नंबर ऑफ डाइज जो है यहाँ पे 2, यानी कि टोटल 36 सैंपल स्पेस होगा, है ना। तो आप प्रोबेबिलिटी अब जब आप निकालेंगे सेम नंबर का जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल तो आपका 6 है और टोटल जो आया है वो आया 36। सॉल्व करेंगे तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता, यहाँ पे मैं एक कंडीशन आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि मान लीजिए 3 डाइज होता और उसको थ्रो किया होता एक बार, थ्रो 1 टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाता, टोटल जो कंडीशन होता, टोटल आउटकम जो होता वो कितना हो जाता। तो हमें पता है डाइज में फेस कितने 6 और नंबर ऑफ डाइज कितने 3, 6 की पावर 3 यानी 216 इसका टोटल। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करके आप भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ 3p4 and -2
2q इज 26। अब ये इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें यहाँ पे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए ये दिया हुआ है लाइन ए और बी, ये लाइन है ए और बी, यहाँ पे ये है 3p और ये है 4 और ये दूसरी पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है वो है -2 और 2q और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं अपन p, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 6। जब भी कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट के रूप में होता है तो उनके बीच का रेशियो जो है वो 1:1 का होता है। मे बी ये भी ऑप्शन में पूछ दिया जाए कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट थ्योरी टाइप में कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है जो कि उसका मिड पॉइंट है तो उनके बीच का रेशियो क्या होगा, तो 1:1 इसका आंसर होगा। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। ये होता है इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। तो आपको x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, x1 की वैल्यू क्या है 3p और x2 की वैल्यू क्या है -2/2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 = 3p - 2, ये 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके 6 होगा, 6 = 3p। तो यहां से जो p की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर होगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट देखें, y कोऑर्डिनेट है 6, y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 2q। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 2 करके तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 12 = 4 + 2q। ये देखिए ये 4 इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा तो 8 = 2q। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू भी हो जाएगी 4। तो यानी कि यहां से पूछा जा रहा था p + q की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 4 है। तो p + q जब आप करेंगे तो 2 + 4 = 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 147/120। आप ये देखें कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, अगर आप इनको न्यूमरेटर को ऐड करें तो 7 4 11 + 112, ये 3 से जा सकता है और नीचे वाला भी नंबर 3 से कैंसिल होगा। तो 3 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 40 और इसको करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 47, 3 9 जा 27। तो इस तरीके से ये जो नंबर आया है वो आया 49/40। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 7 का स्क्वायर और नीचे में आएगा 2 की पावर 3 × 5, 2 की पावर 3 8 × 5। अब देखिए ये जो नीचे में जो पावर आया है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म में है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ना। यहाँ पे आपसे टर्मिनेटिंग नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका हाईएस्ट पावर देखें, हाईएस्ट पावर क्या है इसका 3, यानी कि 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज r। देखिए ये है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इस तरीके का होता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर और ये इसका सेंटर मान लीजिए O। तो सेंटर अगर ये है तो ये क्या होगा रेडियस और ये भी क्या होगा रेडियस। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। और किसी भी फिगर का पेरीमीटर जो होता है वो होता है उसका आउटर बाउंड्री। सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर होगा 2πr और ये 2πr है होल सर्कल का। तो यहां से अगर यहां तक की बात करें आधा, तो आधा क्या हो जाएगा, आधा होगा इसका πr। तो यानी कि ये वाला रीजन तो इसका है यहां से लेके यहां तक है πr और ये वाली बाउंड्री है r और ये वाली बाउंड्री है r। तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा πr + r + r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा πr + 2r, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इफ प्रोबेबिलिटी p of e डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट e। अगर मान लीजिए p of e किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट को बता रहा है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का यानी कि मैक्सिमम चांस जो होता है वो होता है 1 और मिनिमम चांस जो होता है वो होता है 0 और बाकी जो प्रोबेबिलिटी जो भी हम फाइंड करते हैं वो सब इनके बीच में होता है, वो सब इनके बीच में, यानी कि लेस देन 1 या 1 के इक्वल हो सकता है
या यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो या जीरो के बराबर हो सकता है। तो इनकी वैल्यू जो होगी वो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 और कंडीशन दिया हुआ है कि बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है एसी की 9 और एडी की 3। तो आपसे पूछा गया है कि बीडी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बना लेते हैं। और यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, मान लीजिए ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने बनाया है और यहाँ पे बी पे 90 है तो इसको हम 90 कर देते हैं। ये हो गया हमारा 90, ये हो गया बी, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी। फिर कहा है कि बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। तो बी से डी एक हमने बनाई लाइन और इसको परपेंडिकुलर कर दिया एसी के ऊपर और इस पॉइंट को कह दिया डी, जो आपको फाइंड करना है। बी से डी आपको फाइंड करना है। ए से सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर टोटल जो लेंथ है एसी की ये कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ए से डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। जब पूरा 9 है, ए से डी 3 है, तो डी से सी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और देखिए अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये वाला, एक दूसरा ये वाला और एक ट्रायंगल एबीसी जो बड़ा वाला है वो। तो सबसे पहले हम पहले ट्रायंगल में देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी। पहले ट्रायंगल हमने ए डी बी में देखा। यहां से क्या आएगा, यहां से देखिए ये 90 है, ये 90 है तो इसके सामने का ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहां से आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ये पहले वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे है डी, यानी ये 90 है तो इसके सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो अगर बात करें फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, बी डी और सी में, तो यहां से हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। और एक बार अपन लगा देते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस। तो ट्रायंगल कौन से में, ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए यहाँ पे ये 90 है तो इसके सामने यानी AC हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और ये इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अब देखिए AC की वैल्यू आपको यहाँ पे 9 गिवन है, ये 9 दिया हुआ है। तो फ्रॉम थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड से आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। ये आपका रिजल्ट आया, इसको आप मान लीजिए 4। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करिए, पहले और दूसरे को ऐड कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे AD है, यहाँ पे BD है और यहाँ भी BD है। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, ये दो जगह BD है, इन दोनों BD को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2BD स्क्वायर। उसके बाद जो डिफरेंस है वो उनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा A से D का स्क्वायर और प्लस D से C का स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड ऐड हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो ये आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहां से AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 81। तो यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा 2BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 81। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 81। अब देखिए 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू A से D की वैल्यू कितनी है, A से D की वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और D से C की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 81। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये आ जाएगा 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस
36 और 9 ऐड करेंगे तो 45 आएगा, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 81 माइनस 45, तो यानी कि 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 36, 2 यहाँ से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 18, यानी कि अब जो आया है रिजल्ट कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 18, यानी कि BD की वैल्यू जो होगी वो होगी √18, और √18 की वैल्यू होती है, इसको आप लिख सकते हैं 9 × 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो BD की वैल्यू हो जाएगी 3√2, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जो कि ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने बनाया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मे बी ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी रिपीट हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जब भी रिवाइज करें इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 और दूसरा है 6x + ky = 8। डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं सॉल्यूशन का मतलब कि वो दोनों लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगे, तभी तो ये दोनों आपस में कहीं भी टच नहीं करेंगे, और टच नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन हो a1x + b1y + c1 = 0 और इस लाइन की इक्वेशन हो a2x + b2y + c2 = 0, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में आपको वैल्यू को रख देना है, तो ये रखेंगे तब आएगा 3/6 = 5/k और नॉट इक्वल टू आएगा 3/8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, एक तो है इक्वल में और एक है नॉट इक्वल में। तो इक्वल के लिए तो हम इनको इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल में आएगा 3k = 30, 5 6 जा 30, तो k = आ जाएगा 10 अगर इक्वल की बात करें तो। और नॉट इक्वल के लिए इनको इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को अगर आप इक्वेशन को लेते हैं तो ये आ जाएगा 40 नॉट इक्वल टू 3k। तो यहाँ पे k 3k जो नॉट इक्वल टू 40 है, तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू 40/3 होगा। तो आप इन दोनों को कंडीशन को चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये वाला आपको कंडीशन गिवन है ऑप्शन में, तो k = 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है इंक्रीज कर दिया गया है 2π से 4π, यानी कि पहले जो सर्कमफेरेंस था वो था 2π, यानी कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr = 2π, है ना। अब यहां से 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ पे रेडियस जो आया है वो क्या आया है 1, और बाद में क्या कर दिया गया 2πr की वैल्यू कर दी गई है 4π बढ़ा के, पहले तो था 2π और 2π से इंक्रीज करके 4π कर दिया गया, तो यहां से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में और r की वैल्यू क्या हो गई 2। द ओरिजिनल एरिया, अब जो एरिया है देन इट्स एरिया, जब 2π से आप 4π कर दिया, 2π से 4π कर दिया तो इसका मतलब है कि रेडियस हो गया डबल। जब रेडियस डबल हो गया तो पहले एरिया कितना था πr², और πr का स्क्वायर का मतलब r की जगह आप जब 1 रखेंगे तो ये आएगा π × 1 का स्क्वायर और ये आएगा वैल्यू π, और जब r = 2 रखेंगे तो π × 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4π। तो अब आप देखें एरिया ये कितना टाइम्स बढ़ गया, तो ये हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। 4 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करके आपको आंसर निकालना है, और अगर आप इसको ध्यान में रख लें तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए रिपीट हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि अगर रेडियस इंक्रीज करता है या सर्कमफेरेंस अगर सर्कल का इंक्रीज करेगा तो एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है sin θ = a/b, तो tan θ की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ये ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पे और इसको मान लेते हैं थीटा, ये एंगल को हमने थीटा मान लिया, और यहाँ गिवन क्या है sin θ = a/b, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब है कि ये वाली साइड थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो a तो दिया हुआ यानी परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनियस है b,
तो बेस जब आप निकालेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए और बेस है अपना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आ रहा है वैल्यू a अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है, देखिए x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 साइन स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दी हुई है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो पूछा जा रहा है कि x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल है कि आप इसको x प्लस वाई कर दें, यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1। ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से जो है x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, यानी कि यहां से ऑप्शन ए जो है राइट आंसर मिल रहा है। दूसरा तरीका है कि आप थीटा की कोई सा भी वैल्यू ले लें, थीटा की आपकी जो इच्छा हो वो वैल्यू ले लें। मान लीजिए मैंने थीटा इज इक्वल टू रख लिया 90, तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। सिमिलरली y में भी आप 90 रख लीजिए, y में भी थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दें तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू आ गई 1। अब जब x प्लस वाई करेंगे तो 2 प्लस 1, यहां से भी आंसर क्या आ गया 3। तो दोनों मेथड है, आप कोई सा भी एंगल रख के, ये एंगल वाले बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में एक प्रॉपर वीडियो बना के कि कैसे वैल्यू पुट करके इन वैल्यू को, इन एंगल के वैल्यू को पुट करके कैसे हम तुरंत किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रॉपर वीडियो बना के मैंने ट्रिग्नोमेट्री टाइप 1 करके एक शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से मैंने बनाई है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप चाहे बेसिक मैथ्स लिए हों या स्टैंडर्ड, आपको वहां से बहुत जल्दी आप आंसर बिना किसी आइडेंटिटी को यूज किए हुए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस। जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप उसको एज इट इज फॉलो करें। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r और रेडियस हो गया r। ये दिया हुआ है 37 और पाई की वैल्यू यहां पे यूज करना है 22/7। तो पूछा जा रहा है कि सर्कमफेरेंस क्या होगा। आप यहां से r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 37। तो r जब आप कॉमन लिए हैं तो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। सिंप्लीफाई करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 आएगा और सिंप्लीफाई करने पर 44 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 37। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा, r यहाँ पे आएगा 37/7 इज इक्वल टू 37। ये 37 से ये 37 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब r की वैल्यू 7 है तो सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 रख दीजिए, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 44 इसका राइट आंसर होगा। 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर 44 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब देखिए यहां से भी हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे नंबर दिए हुए हैं। तो देखिए सारे नंबर जो है 1 से 10 के बीच में डिविजिबल हो, तो अपन चेक कर लेते हैं कि ये नंबर बिल्कुल 1 से भी है 2 से भी है, सारे नंबर देखिए 1 से डिविजिबल है। तो 1 तो चलो कोई बात नहीं, 2 से भी सारे नंबर डिविजिबल है। अपन एक बार 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 से पहला वाला डिविजिबल नहीं है, दूसरा वाला भी डिविजिबल नहीं है, तीसरा वाला डिविजिबल है और
चौथा वाला, यानी कि सी और डी में हमें चेक करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि इनको ऐड करने पर ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 से डिविजिबल यानी कि ए और बी तो हमारा बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को चेक करें, तो लास्ट की 2 डिजिट में ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से भी दोनों डिविजिबल है। 5 का ये होता है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो सी और डी 5 से भी डिविजिबल है। 6 का ये है कि अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा, तो ये सी और डी भी 6 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करिए, यानी कि 520 और 040, ये दोनों नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। 9 का रूल है कि अगर 3 से हो रहा है तो वो 9 से भी होगा और 10 से, यानी कि हमें सिर्फ चेक करना है किससे, 7 से। जो नंबर इनमें से जो डिविजिबल होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो मान लीजिए हमने 7 की डिविजिबिलिटी चेक करी 2520 पे, तो यहाँ देखिए 7 3 जा 21, ये आएगा 21, तो यहाँ से आएगा 42, और 7 6 जा 42, ये कैंसिल हुआ और ये 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन जो है आप थोड़े से मेथड और दिमाग का यूज करके डायरेक्टली ऑप्शन से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेल्स 4, 7 एंड 14 मिनट्स के इंटरवल पर बजते हैं। 3 घंटी लगी हुई है जो कि 4, 7 और 14 के अंतराल पे बजते हैं। तीनों जो है एक साथ बजे हैं 6 बजे, तो पूछा जा रहा है कि दोबारा कब बजेगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अब जैसे कि पूरे दिन अगर ये घंटी चल रही तो बहुत टाइम बजेगा, ये मे बी थोड़ी देर बाद बजे, फिर उसके थोड़ी देर बाद बजे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 6 बजे के बाद कब बजेगा, यानी कि लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या होगा। तो ऐसे केस में इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो यह होगा 4, 7 और 14 का जो एलसीएम होगा, इनमें देखिए सबसे पहले आपको जो दिख रहा है कॉमन वो निकाल लीजिए। तो मान लीजिए मैंने 7 निकाला, तो 7 निकालने पर क्या आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 1 और ये आएगा 2। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, इन पूरे में कॉमन दिख रहा है 2, तो आप 2 भी निकाल लें। तो 2 निकालने पर ये आ जाएगा 2 और ये 1 और ये भी 1, फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि अब अंदर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 28। तो 28 का मतलब ये हुआ कि अभी घंटी बजी थी 6 बजे साथ में, है ना, अभी 6 बजे बजी थी, और अब जो है 28 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, यानी 6:28 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ये है पहली घंटी, ये है सेकंड वाली और ये है थर्ड वाली घंटी। आप थोड़ा सा समय दें, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। पहली घंटी तीनों जो है वो 6 बजे बजी थी, है ना। तो फर्स्ट वाली घंटी अगली बार कब बजेगी, 6:04 पे, और ये वाली कब बजेगी, 6:07 पे, और ये वाली अगली बार कब बजेगी, 6:14 पे। ये वाली घंटी जो है नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, 6:08 पे, उसके बाद 6:14 पे, उसके बाद उसके 6:12 पे 4 मिनट के बाद, उसके बाद 6:16 पे, उसके बाद 6:16 में 4 जोड़ेंगे तो 6:20 पे, उसके बाद 6:24 पे, और उसके बाद 6:28 पे। इस वाले घंटी की बात करें 6:07 पे बजी है, तो उसके बाद 6:14 पे, 6:21 पे और 6:28 पे। इस वाले घंटी की बात करें तो ये 14 मिनट के बाद सीधा बजेगी 6:28 पे। तो आप यहां से देखिए, यहां पे तीनों में 6:28, 6:28 और 6:28 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर भी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 28, यानी 6:28 पर ये घंटी तीनों दोबारा एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर इज 65। अपन मानते हैं कि फादर की एज जो है वो क्या है, x है, और सन की एज क्या है, वो y मान लिया अपन ने। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज जो है x प्लस वाई कितनी बता रहा है, 65, एंड ट्वाइस द डिफरेंस। ट्वाइस द डिफरेंस का मतलब इसका डबल करेंगे तो 2x और इसका डबल करेंगे तो 2y, और इन सबको करने पे माइनस करना है,
यानी कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू आ रहा है कितना 50, ये आ रहा है। तो यहां से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर, यानी x पता करना है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ से y कैंसिल होगा और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ऐड करेंगे तो ये आएगा 90, तो x इज इक्वल टू 45, यानी कि फादर की एज 45, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यहाँ दिया हुआ है tan थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। आप वैल्यू मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे मान के आप इसको रख दीजिए। तो बताएं tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 जिसका होगा स्क्वायर, माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सेक 45 की वैल्यू होती है √2 जिसका स्क्वायर, ये √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 और इधर आएगा 1, 2 में से 1 गया, 1 इज द राइट आंसर। कोई आइडेंटिटी लगाने की नीड नहीं है, आप वैल्यू पुट करके भी डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, ये दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया विल बी, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर एरिया 1 अपॉन एरिया 2 निकालना है तो दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यानी एरिया 1 अपॉन एरिया 2 जो होगा वो पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 26 और दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 39 जिसके स्क्वायर के इक्वल होगा। 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो यहाँ पे एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का जो रेशियो होगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 व्हीकल्स कार एंड मोटरसाइकिल इन ए पार्किंग एरिया, 20 जो है कार और मोटरसाइकिल जो है पार्किंग एरिया में है। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, सभी मतलब पहियों को मिला दिया जाए तो यानी कि 56 व्हील्स हैं, तो हाउ मेनी कार्स आर इन देयर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो है बाइक और एक है कार, कोई नीड नहीं है आपको इक्वेशन बनाने की। दोनों का सम जो है वो कितना है 20 है। अब आपको पता होना चाहिए कि बाइक में जो पहिए होते हैं वो 2 और कार में जो पहिए होते हैं वो होते हैं 4, और इन सब को जोड़ने पर जो टोटल व्हील्स आ रहा है, टोटल पहिए जो आ रहे हैं, व्हील्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 56। तो देखिए अगर मान लीजिए कार पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कार्स आर देयर, अगर मान लीजिए 8 कार हो तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा 32। अगर 8 कार हो गए तो बाइक कितने बचे, 8 कार हो गए यानी कि 12 बाइक है और 12 बाइक में पहियों की संख्या हो जाएगी 24। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 24 और 32 56 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को रख के, यानी कि कंडीशन में आप वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आप इजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। ड्यू वेस्ट का मतलब हुआ कि 15 मीटर ये इधर की ओर गया है वेस्ट के साइड में, एंड 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, और 8 मीटर जो है वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया है। यहाँ से आने के बाद वो पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ गया है। तो वेस्ट में आने के बाद ये मान लीजिए 8 मीटर ये यहाँ गया है और ये गया है 15 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि हाउ फार हिज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट तो यहाँ से किया था और ये यहाँ से कितना दूर है। तो देखिए इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये होगा 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐड करने पर आएगा 289, जो 17 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 17 मीटर जो है वो अभी स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो बात करें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है 8, ये भी है 8 और ये भी है 8। आपको पता हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर सामने वाले वर्टिसेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी ये भी 4 और ये भी 4। और यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल है ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है AC। तो AC जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो AC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। यहां से जब आप माइनस करेंगे तो यहां से जब माइनस करने पर ये आएगा 14 में से 6 गया, ये आएगा 8 और 5 में से जब आप माइनस करेंगे 1 को तो ये आएगा 48। तो ये आंसर इसका AC इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है 48। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 48 को तो ये आएगा 16 इंटू 3 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये √3 अंदर रह गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ हो, है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ABC और आपको अगर उसकी हाइट फाइंड करनी हो, इसकी अगर हाइट फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू A। और A यहाँ पे क्या है, साइड है। आप इस फॉर्मूले में भी वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √3/2 और A की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। सॉल्व करिए तो ये आ गया 4√3। डायरेक्ट आंसर भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे बाई कॉन्सेप्ट से भी हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स, वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर A। तो यहां पे बात करें कि टोटल लेटर कितने हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल जो है लेटर वो कितने हैं 9। अब आपको फेवर क्या कर रहा है A, आपको A लेटर सेलेक्ट करना है, तो A की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 2 और 3। तो 3/9 इसका इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स 9 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आप ये देखें कि किसी भी सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। हमने ये फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि πr² थीटा जो है अपॉन 360, ये जो है वो 1/6 है सर्कल के एरिया के, यानी πr² अपॉन 6 है। 1/6 का मतलब ये हुआ। इसको सिंप्लीफाई करें तो πr² से πr² कैंसिल, ये जाएगा 60 टाइम में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहां पे पूछा गया था कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, तो माइनर आर्क का डिग्री कितना है 60 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर। मान लीजिए ये वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर का, है ना, लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर। इसकी जो परछाई आ रही है, कास्ट बन रही है, ये शैडो की कास्ट, ये मतलब लेंथ जो है वो 10 मीटर है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से बना देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये आपका ट्रायंगल बना, जो एंगल यहाँ पे जो उस समय लाइट पड़ रही होगी वो ये एंगल पड़ रहा होगा थीटा, और ये एंगल थीटा है और ये दोनों लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
बिल्कुल पैरेलल हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 20 और बेस है 10। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। ये आ गया आपका, सॉरी 1/2 नहीं, 2 आएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 2 जा 20 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पर वो आ गई 2। फिर पूछा जा रहा है एट द सेम टाइम, उसी समय। उसी समय का मतलब हुआ कि एंगल अभी भी सेम ही है, एंगल वहां पे भी सेम है। और उसी समय क्या हो रहा है, एक टावर की जो है शैडो जो बन रही है वो 50 मीटर की बन रही है। टावर की शैडो जो है वो कितने मीटर की है, 50 मीटर की है। अब सेम टाइम का मतलब हुआ कि एंगल वहां पे भी क्या होगा, वो थीटा ही होगा। तो आपसे टावर की हाइट पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी h और बेस का मतलब 50। अब देखिए दोनों जगह सेम टाइम है यानी एंगल सेम होगा, और हमने टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, 2। तो जब यहाँ पे टेन थीटा की जगह 2 रखेंगे तो h अपॉन 50 सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर का टावर था। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने किया है कॉन्सेप्ट को यूज करके। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि अगर 20 मीटर का टावर है तो इसका हाफ बन रहा है परछाई, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा कोई स्टिक है, 20 मीटर ऊंची कोई स्टिक है जिसका परछाई कितनी बन रही है, 10 मीटर। और उसी समय अगर 50 मीटर परछाई बन रही है तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 100 मीटर का टावर है। तो यानी कि आप डायरेक्टली भी ऑप्शन सॉल्व करके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर, यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। ये दोनों दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए इसका निकालने का तरीका ये है कि आप अगर आप लगाते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ होगा, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही टफ होगा। आप एक अंदाज से वैल्यू को रख के चेक करिए, जो x और y की वैल्यू रखने पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करने पर आ रहा है 123, तो आप या तो इनको रखने से ये तो सब्सट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे इनको रखिएगा तो ये सब्सट्रैक्ट होगा वैल्यू, तो अपन बी और सी तो नहीं रखेंगे। अब ऑप्शन में एक तो बचा ए और एक बचा डी। ए और डी को रख के देखें, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा। मान लीजिए हमने डी को रखा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इस वाले ऑप्शन में, तो 37 इंटू 1 प्लस 43 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या 123 आएगा। तो देखिए ये हो गया 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 6 3, 13 का 3 और 8 3 11 और 1 12, ये बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरे कंडीशन में भी रख के देख लेते हैं इस वाले में, यानी कि 43 इंटू एक्स की जगह 1 और 37 इंटू वाई की जगह 2, और इसको सिंप्लीफाई करके देखिए 43 प्लस 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, और यहाँ पे कैरी आया 1 3 2 जा 6 और 1 7, इनको दोनों को ऐड करिए तो 4 और 3 7 और 7 और 4 11, बिल्कुल सही कंडीशन आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन लगाने की नीड नहीं है, किसी को मल्टीप्लाई करके, किसी को ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, इन सब में टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। आप इजिली क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम का है और ये दिया हुआ है कि द स्पेसिफिक रिंग ऑफ ए फायर मेजर एरिया इन द बेसिक ऑफ स्पेसिफिक ओशियन। ये कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इनको ढंग से पढ़ें। सारा चीज आपको यहाँ पे एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है, असर्शन रीजन कह सकते हैं या केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इनको पढ़ने के बाद कुछ इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। क्या है क्वेश्चन कि द पोजीशन ऑफ सम कंट्री इन स्पेसिफिक रिंग फायर इन सोन इन स्क्वायर ग्रिड बिलो, इस तरीके से ये शो किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी। देखिए डिस्टेंस कंट्री ए और बी की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्री ए है वो यहाँ है, ये देखिए ये पॉइंट मैं यहाँ इस तरीके से लोकेट कर रहा हूं। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा
वो वाई एक्सिस तो है 4 और एक्स एक्सिस है इसका 1, यानी कि एक कंट्री का जो मतलब कोऑर्डिनेट है वो 1,4 है, और बी कोऑर्डिनेट का जो बी कंट्री का जो कोऑर्डिनेट है वो है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो एक्स एक्सिस तो इसका हो जाएगा, एक्स एक्सिस इसका हो जाएगा 4 और वाई एक्सिस हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। जब आप ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाइए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बी को सॉल्व करने पर ये आएगा 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 25 और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू जो होती है वो 5, यानी दोनों कंट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम कंट्री C एंड D। कंट्री C और D पे दोनों एक पॉइंट है पी एक्स वाई, मान लीजिए ये पॉइंट हम यहां मान लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और वो जो है कंट्री C से और कंट्री D से वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये कंट्री C है और ये कंट्री D है, तो D कंट्री का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका एक्स एक्सिस तो है 3 और वाई एक्सिस है 5, और C कंट्री का जो कोऑर्डिनेट होगा जिसका एक्स एक्सिस तो है 7 और वाई कोऑर्डिनेट है 1। अब यानी कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि P से जो D का डिस्टेंस है वही P से C का डिस्टेंस है, यानी कि हम लिख सकते हैं P से D इज इक्वल टू P से C। इस टर्म्स को अपन सिंप्लीफाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो यहां हो जाएगा रूट अंडर, यहां देखिए इस वाले से निकाल रहे हैं P से D निकाल रहे हैं, तो ये होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा रूट अंडर, यहां पे क्या होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इससे ये रूट हट जाएगा, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा, यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y और इज इक्वल टू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। हमने ये फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x माइनस 10y और 9 और 25 ऐड होके हो जाएगा प्लस का 34, और इधर जब ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 14x और माइनस का 2y, और इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। सारे x को आप एक साइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x को जब एक साइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x प्लस 14x माइनस 10y प्लस 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 34। यहां से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा प्लस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। 8 यहां से कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द ज्वाइनिंग कंट्री P13 एंड कंट्री Q27 इन द इंटरनली इन द रेशियो, कि किस रेशियो से ये डिवाइड करता है, कौन से रेशियो पे ये डिवाइड कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, अगर आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन हो पाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रख के इस पूरे इक्वेशन को चेक कर लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा। मान लीजिए हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो x की जगह पे 3 रखा प्लस y की जगह 4 रखा और माइनस सॉल्व करते हैं तो ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 प्लस 4 माइनस 9 ये कैंसिल होके यहाँ पे 4 बच रहा है।
तो ये ऑप्शन इसका नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस वाई की जगह पे 2 रखेंगे और -9। तो यहाँ पे भी रखने पर ये जो आ रहा है y की जगह पर रखने पर ये हो जाएगा 9 प्लस 2 -9। ये तो कैंसिल हो रहा है लेकिन यहाँ 2 बच रहा है, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। अगर सी की बात करें तो सी में x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस वाई की जगह पे 3 और -9। इनको सॉल्व करने पर ये 0 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन आएगा, जो हमें करने की यहाँ पे नीड नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप देखें और इसको समझ के तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि द कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। देखिए कंट्री एम यहाँ है ना, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 44 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वहां से 3 यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी। अगर कोई कंट्री ए और डी के बीच में लाई कर रहा है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखें कि डी का जो है कोऑर्डिनेट क्या है। डी कंट्री का कोऑर्डिनेट है एक्स तो है 3 और वाई है 5, और ए कंट्री का कोऑर्डिनेट जो है, यहां से ए कंट्री को देखा जाए तो ए कंट्री का कोऑर्डिनेट है एक्स तो है 1 और वाई जो है वो है 4, और इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि आपको मिड पॉइंट किसका निकालना है? 1,4 और 3,5 का। तो मिड पॉइंट जो होगा वो होता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 3/2 और 4 प्लस 5/2। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 9/2। तो यानी 2,9/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे भी ये केस स्टडी क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग कंडीशन से आपको ये दिया हुआ है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। कि पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ y इज इक्वल टू px द नेम ऑफ टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो देखिए अगर ग्राफ का इक्वेशन y इज इक्वल टू px हो, यानी कि ये y में रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, तो आपको ये देखना है कि ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 1, 2 और 3। तो 3 पॉइंट पे अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा होता तो लीनियर इक्वेशन होता। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू px विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरो। किसमें 3 से ज्यादा जीरो हैं? तो आप ये देखें कि अगर लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू px तो आपको x एक्सिस पे काउंट करना है। अगर x इज इक्वल टू p ऑफ y दिया होता तो आप y एक्सिस पे काउंट करते। तो यहाँ पे इक्वेशन है y इज इक्वल टू px। तो x एक्सिस पे देखिए यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, यहाँ पे भी एक जगह कट कर रहा है, यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह कट कर रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है मोर देन 3। मोर देन 3 कहां हो रहा है? 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूबिकल इक्वेशन px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस h देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो देखिए अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन होने के लिए p का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है डी में वो है p नॉट इक्वल टू 0। p नॉट इक्वल टू 0 होने पर ही ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू px देन नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जितनी जगह ये x एक्सिस को कट कर रहा होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है।
इस चीज से आपको हिंट मिलेगा कि y इज इक्वल टू ग्राफ जो है वो p ऑफ x है, तो हमें कौन से पे ऑन द x एक्सिस पे आपको काउंट करना है, x एक्सिस पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जगह कट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ y इज इक्वल टू px फाइंड इट्स जीरो। तो इसके जीरो कौन कौन से हैं? तो देखिए जहां जहां पॉइंट को कट कर रहा है वही इसके जीरो हैं। y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो x एक्सिस पे कट कर रहा है वही इनके जीरो होंगे। तो यानी कि -3, -1 और 2, -3, -1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जहां पे भी x एक्सिस को कट कर रहा है वही इसके जीरो होंगे। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट पॉलिनोमियल का किया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने बेसिक मैथ्स के जो सैंपल पेपर है सीबीएसई की तरफ से उसको हमने सॉल्व किया। मैंने कोशिश की है सारे कॉन्सेप्ट को आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हो उस तरीके से सॉल्व कराने की। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे सेशन को जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।